इस वीडियो में हम लोग अधिगम के प्रकार को समझेंगे और गैने के दिए हुए सिद्धांत को समझेंगे। तो इसको समझने से पहले ज़रा हम लोग अधिगम को समझते हैं। क्या होता है अधिगम? गेट्स ने एक परिभाषा दी थी कि अधिगम क्या है? प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है वो कहलाता है अधिगम। मतलब कि अगर हम किसी को कोई बात बताते हैं या फिर हम क्लास में कुछ पढ़ाते हैं, दो उदाहरण समझते हैं। अगर हमने अपने घर के बगल में किसी बच्चे को ये समझाया कि भैया बाइक थोड़ा धीरे चलाया करो, अगर वो धीरे चलाने लगा यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तब तो ये अधिगम है। अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो फिर ये अधिगम नहीं है। उसी प्रकार से अगर हमने क्लास में पढ़ाया, अगर समझ में आ गया, तब तो ये अधिगम है। अगर नहीं समझ में आया, इसका मतलब अधिगम नहीं है। तो गेट्स ने एक बात कही थी कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन आ जाए तो वो अधिगम कहलाता है। फिर इसके बाद बात हुई कि अधिगम कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है, उसके लिए कोई एज होती है क्या? तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लग गए कि अधिगम के प्रकार का पता लगाया जाए। तो इसमें गैने एक है, हमारे मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट एम गैने इनका नाम था। इन्होंने अधिगम की प्रकृति को समझने का प्रयास किया और उसमें सफलता प्राप्त हुई। तो इन्होंने बताया अधिगम के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए और इन्होंने अपनी पुस्तक, अपनी बुक कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन 8 प्रकारों की चर्चा की। इन्होंने जो 8 प्रकार बताए उसी को कहा गया अधिगम के सोपानकी या फिर हायरार्की ऑफ लर्निंग। सॉरी, क्या कहा गया? अधिगम सोपानकी या फिर हायरार्की ऑफ लर्निंग। जरा हम उस ट्री को समझेंगे, उस पिरामिड को समझेंगे, उससे पहले जरा एक बात ये बताइएगा, कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए। बुक का नाम क्या था? कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, 2 बातें हो गई। और इन मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट एम गैने। ठीक है, यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई हो तो ज़रा हम इस पिरामिड को समझेंगे। इन्होंने इसका नाम दिया था अधिगम सोपानकी या फिर हायरार्की ऑफ लर्निंग। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो 8 प्रकार दिए गए हैं उनमें से किसी का हम लोग ऑर्डर नहीं बदल सकते, किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। चौथे नंबर वाले को हम लोग छठे नंबर पे नहीं कर सकते, या उसको हम 8वें नंबर पे नहीं कर सकते, या पहले नंबर वाले को उठा के हम दूसरे नंबर पे नहीं कर सकते। इसीलिए इसको कहा गया अधिगम सोपानकी। सॉरी। जरा हम समझते हैं ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक, 5वां बहुविवेक, संप्रत्यय सिद्धांत और समस्या समाधान। ये 8 प्रकार के हमारे हो गए अधिगम। इन 8 तरीके से अधिगम प्राप्त हो सकता है। सबसे खास बात ये है कि जो 8 प्रकार से अधिगम प्राप्त होता है, इसमें नीचे वाला अगर आ गया उसके बाद ही उसके ऊपर वाला आ सकता है। अगर ये संकेत अधिगम नहीं बच्चा सीख पाया तो वो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम नहीं सीख सकता, फिर वो भविष्य में कभी समस्या का समाधान भी नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात, इसमें से 2 बातें और बड़ी बड़ी निकल के आती हैं, ज़रा उनको समझ लेते हैं। जो नीचे के 4 स्टेप हैं यानी कि संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, श्रृंखला, शाब्दिक, इन चारों को व्यवहारवादी संप्रत्यय कहा गया है। मतलब कि ये व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। और ऊपर के 4 को संज्ञानात्मक संप्रत्यय कहते हैं, जिसमें बहुविवेद संप्रत्यय और सिद्धांत और समस्या समाधान। इस संप्रत्यय से कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बात करता है संज्ञानात्मक की, ये व्यवहारवादी। संप्रत्यय तो बस हमने एक कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय की इंग्लिश होती है कॉन्सेप्ट, उसलिए यहाँ हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसको समझेंगे संप्रत्यय अधिगम। ठीक है, जरा एक बात का आंसर देंगे। ऊपर वाले को क्या कहा गया है? ऊपर वाले को संज्ञानात्मक कहा गया है। नीचे वाले 4 को क्या कहा गया? व्यवहारवादी। कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं। नीचे के अच्छा एक बात इसमें और निकल के आती है, इन पहले, दूसरे और तीसरे को निम्न स्तर का अधिगम कहते हैं। किस स्तर का कहते हैं? निम्न स्तर का। और ऊपर के जो बचे हैं 5 उनको क्या कहते हैं? उच्च स्तर का अधिगम। ये एग्ज़ाम में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है व्यवहारवादी, नीचे के 4, और संज्ञानात्मक ऊपर के 4। नीचे के 3 हो गए हमारे निम्न स्तर के, ऊपर के 5 हो गए उच्च स्तर के। इसको हायरार्की मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक दूसरे को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो यहीं से निकल के आती है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये होते हैं हमारे सरल से जटिल।
की ओर, यानी कि नीचे का जो अधिगम है वो सबसे सरल है और ऊपर का सबसे जटिल है, यानी कि नीचे वाला सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा, ऊपर वाला सबसे अंत में प्राप्त होगा। ठीक है, तो कितनी बातें जरा निकल के आएंगे, तो जरा हम बताएंगे समस्या समाधान जटिल है कि सरल, आंसर आप लोग दीजिए। तो ये जटिल है। संकेत अधिगम क्या है, सरल है। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम ये नीचे वाले की तुलना में सरल है कि जटिल, तो इसका आंसर होगा जटिल, यानी कि दूसरे नंबर पे तो थोड़ा सा जटिल होगा, लेकिन और नीचे वाले और ऊपर वाले की तुलना में सरल होगा। बात करते हैं जरा, एक बात इसका आंसर देंगे, शाब्दिक अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में कौन सा सरल है, तो सरल होगा उद्दीपक अनुक्रिया, और कठिन कौन सा होगा या जटिल कौन सा होगा, शाब्दिक। तो सिंपल सी बात है, जितना ऊपर जाएंगे उतना जटिल होता जाएगा, जितना नीचे जाएंगे उतना सरल होता जाएगा। ठीक है, ऊपर के 4 क्या है, संज्ञानात्मक, नीचे के 4 क्या है, व्यवहारवादी, नीचे के 3 क्या हैं, नीचे के 3 हैं निम्न स्तर, ऊपर के 5 क्या हैं, उच्च स्तर के। तो इस ट्री से हमें इतना ही समझना है, और इन 5 का क्रम हमें याद, अगर हम लोग याद रख लेंगे तो हमारे एग्जाम में इससे कठिन क्वेश्चन नहीं बन सकता है। और इन 8 के नाम तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रा इसको याद करने का प्रयास करते हैं, तो एक छोटा सा प्रयास करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सबसे नीचे वाले को हम लोग याद रखते हैं संकेत अधिगम, और ऊपर वाले को याद रखेंगे समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, ज़रा आप लोग मेरे साथ बोलिए, सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं, संकेत अधिगम, सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, अब एक एक को डिस्कस करते हैं। संकेत अधिगम क्या होता है। संकेत अधिगम को कहा गया ये क्लासिकल अनुबंधन की तरह काम करता है। संकेत अधिगम किसकी तरह काम करता है, क्लासिकल अनुबंधन की तरह। इसको हम लोग क्लासिकल अनुबंधन के समय में समझेंगे। तो यहाँ पर बस इतना एक पॉइंट याद रखेंगे, संकेत अधिगम क्या है, ये क्लासिकल अनुबंधन भी इसे कह सकते हैं, और ये IP पावलोव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, IP पावलोव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, और ये पूरे चार्ट में सबसे सरल अधिगम है। ठीक है, इसमें संकेतों, हाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बस हमें एक ही लाइन में ये बात याद रखनी, इसमें क्या करते हैं, संकेतों को देखकर अधिगम की प्राप्ति होती है। अब भैया इसका नाम ही अधिगम, संकेत अधिगम है, तो इसमें संकेतों को देखेंगे और संकेतों को देखकर अधिगम की प्राप्ति करेंगे। जैसे एक बच्चा है, उसको क्या करते हैं हम, बच्चा, छोटा सा बच्चा गोद में अगर बैठा रहता है तो हम लोग ऐसे करते हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ। बच्चा इस संकेत को समझ जाता है। अगर हम बच्चे से कहें आ जाओ इधर आओ, तो क्या 6 महीने का बच्चा आ जाएगा, नहीं आएगा। वो क्या इन संकेतों को समझ ले रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कहेंगे बेटा सुरेश इधर आ जाओ, तो क्या वो आएगा, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, संकेतों के माध्यम से अधिगम प्राप्त हुआ। तो हम समझ गए छोटा सा बच्चा है, संकेतों को तुरंत समझ जाएगा। हम लोग अगर एक कुत्ते के पास अगर हम लोग एक डंडा लेकर जाएं, कुत्ता क्या करेगा, सबसे पहले उस डंडे को देखकर समझ जाएगा कि हाँ भैया कुछ गड़बड़ होने वाला है, पिटाई पड़ने वाली है, क्या वो संकेतों को समझ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएंगे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और संकेत अधिगम कुछ हद तक एक दूसरे के समान है, लेकिन जो संकेत अधिगम है वो इस बहुत ज़्यादा सरल है अधिगम, और उसमें केवल प्योर संकेतों की बात की गई है। और अगर उसमें बात की गई है अनुबंधन की, तो वो शास्त्रीय अनुबंधन की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर क्या, उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ संबद्ध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जरा इसको समझते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन क्या है या उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम क्या है। इसमें क्या होता है, किसी उद्दीपक को प्रस्तुत करने से उससे संबंधित अनुक्रिया देना सीख लेता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को हम लोग क्या करते हैं, एक उद्दीपक दिखाते हैं, उसके हिसाब से बच्चा अनुक्रिया करना सीख लेता है। उसी को हम लोग कहते हैं, ये देखो ये उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस उदाहरण है पुनर्बलन, धनात्मक ऋणात्मक पुनर्बलन। किसी की अगर हम लोग तारीफ करेंगे, शाबाश बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ पर क्या है, धनात्मक पुनर्बलन, और अगर हम लोग उसकी बुराई करेंगे तो ऋणात्मक पुनर्बलन। तो वो इस पुनर्बलन से सीख लेता है, इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तीसरा है हमारा
श्रृंखला अधिगम। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जो अध्ययन सामग्री होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे सामने, हर चीज़ श्रृंखला के रूप में हमारे सामने रहती है। तो हम लोग जितना श्रृंखलाबद्ध अधिगम सामग्री होती है उसको श्रृंखला के रूप में हम लोग अधिगम प्राप्त कर लेते हैं। ज़रा समझते हैं श्रृंखला अधिगम क्या। क्रमबद्ध अधिगम सामग्री को श्रृंखला अधिगम के रूप में सीखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है, गिनती को सीखता है, फिर जोड़ को सीखता है, फिर गुणा को सीखता है। बच्चा इस श्रृंखला को नहीं तोड़ सकता। क्यों? श्रृंखला को तोड़ेंगे तो समझ में चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं आएंगी। तो श्रृंखला अधिगम, तो ज़रा इन तीनों को समझते हैं। तीनों का ऑर्डर, सबसे पहले कौन सी आएगी? सबसे पहले आएगा संकेत अधिगम, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उसके बाद श्रृंखला अधिगम। बस अभी हम लोग तीन को याद रखेंगे, जरा एक बार सब लोग मन में दोहराएंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हो गया हमारा संकेत अधिगम, दूसरे नंबर पे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरे नंबर पे श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला में क्या करते हैं, श्रृंखलाबद्ध अधिगम सामग्री को हम लोग श्रृंखला के रूप में अधिगम प्राप्त करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में एक उद्दीपक होगा, उसी के हिसाब से अनुक्रिया करेगा और यही बच्चा सीख जाएगा। पहला क्या है, संकेत को देखेगा, संकेत से सीख जाएगा, बड़ा आसान है। संकेत को देख के बच्चे को ऐसे कहेंगे, बच्चा आ जाएगा, ठीक है। और अगला हो गया हमारा शब्द सहचर। इसमें क्या करते हैं, ये बड़ा आसान है। यह अधिगम शब्दों, वाक्यों, वार्तालाप, साहित्य से संबंधित है। अब बच्चा कुछ बड़ा हो जाएगा या व्यक्ति का समझ बढ़ जाएगी, तो जो भी हम शब्दों को या साहित्य से या वार्तालाप से चीज़ें सिखाते रहेंगे, बच्चा सीखता रहेगा और शब्दों में सामंजस्य होगा, ठीक है। तो इसका उदाहरणों का बातें समझना, शब्द लिखना। तो अधिगम का चौथा प्रकार क्या होगा, शाब्दिक या शब्द सहचर अधिगम। शब्दों को सीखना, शब्द सहचर हो गया, ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। अगला है बहुविभेदन। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब बालक की समझ थोड़ी बढ़ जाती है तो उसके सामने बहुत सारे उद्दीपक नज़र आते रहते हैं। अब लेकिन उसको चुनना है, बहुविभेद, उनमें अंतर लगाना है कि भैया कौन सा इसमें से अनुक्रिया की जाए, ठीक है। जैसे उसके सामने कभी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं कि एग्ज़ाम में वो गया, एक तरफ उसे नकल भी मिल रही है, एक तरफ उसको उसके दिमाग में भी कुछ थॉट्स आ रहे हैं, एक तरफ उसका मन कर रहा है चला जाए छुट्टी मनाएं, तो वो क्या कौन सी अनुक्रिया कर रहा है। तो बहुविभेदन अधिगम, बहुविभेद करना बालक सीख जाता है। जब ये सीख जाता है तो इसी को कहते हैं बहुविभेदन अधिगम, ठीक है। जरा इन पांचों को एक बार देखते हैं। पहला क्या हो गया, संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा हमारा हो गया शब्द साहचर्य अधिगम और पांचवा हो गया बहुविभेद अधिगम, ठीक है। 6 नंबर पे हमारा है संप्रत्यय अधिगम, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं संप्रत्यय अधिगम 6 नंबर पे है हमारा संप्रत्यय अधिगम। इसको हम लोग संज्ञानात्मक संप्रत्यय और व्यवहारवादी संप्रत्यय से कंफ्यूज नहीं होंगे। संज्ञानात्मक संप्रत्यय अलग चीज़ है, वहाँ पर संप्रत्यय केवल यूज़ किया है, ये संप्रत्यय अधिगम है, ठीक है। जरा एक बार फिर से आंसर देंगे। ऊपर वाले क्या हैं, ऊपर वाले हमारे 4 हैं संज्ञानात्मक, नीचे वाले 4 क्या हैं, व्यवहारवादी, नीचे वाले 3 क्या हैं हमारे निम्न स्तर के, ऊपर वाले क्या हैं 5 उच्च स्तर के, ठीक है। संप्रत्यय अधिगम, यहाँ पर जरा हम लोग समझ लेंगे संप्रत्यय होता क्या है, तो हम लोग समझ जाएंगे संप्रत्यय अधिगम क्या होता है। संप्रत्यय से हमारा आशय है पूर्व अनुभवों और प्रशिक्षण के द्वारा वस्तुओं, प्राणियों और घटनाओं के बारे में अपने विचार बनाना। हमने जीवन में आज तक जो जो देखा है, जैसे जैसे हम रहे हैं, जहाँ जहाँ रह के आए, जैसे जैसे दोस्तों के बीच में रहे हैं, तो हमारी हर चीज़ के प्रति एक सोच विकसित हो गई है। यही क्या कहलाती है, संप्रत्यय कहलाती है। इस संप्रत्यय का अधिगम कब होता है, इस संप्रत्यय का अधिगम होता है हमारा बहुविभेद अधिगम के बाद, ठीक है। बस इतना ही यहाँ हमें समझना है। हमारे अंदर संप्रत्यय बनना कब शुरू होता है, बहुविभेद अधिगम के बाद संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय क्या होता है, हर चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान को देखते हैं तो उसके बारे में हमारी एक सोच होती है, किसी भी घटना को देखते हैं उसके बारे में एक सोच होती है। इसका एक उदाहरण लेते हैं, राजनीति के संबंध में विचार। हर व्यक्ति का राजनीति के संदर्भ में अलग अलग विचार होता है, तो जो विचार है ना वही कहलाता है हमारा संप्रत्यय। और संप्रत्यय का अधिगम कब होता है, हमारा बहुविभेद अधिगम के बाद हम लोग सीखते हैं। ज़रा अगला समझते हैं सिद्धांत अधिगम। अब अगर व्यक्ति सिद्धांत को समझना सीख जाए
तो उसके अंदर सिद्धांत अधिगम आ गया है। बड़ी आसान सी परिभाषा। संकेतों से सीखा तो संकेत अधिगम, सिद्धांत से सीखा तो सिद्धांत अधिगम। संप्रत्यय से आ गए, संप्रत्यय अगर समझना सीख गए, संप्रत्यय अधिगम। जरा हमने संप्रत्यय समझ लिया, अब हम लोग जरा सिद्धांत अधिगम में हमने समझा परिभाषा क्या कहती है। सिद्धांत को समझना सीख गए तो सिद्धांत अधिगम, सिद्धांत को समझना सिद्धांत अधिगम कहलाता है। मेन मुख्य बात तो ये है कि सिद्धांत होता क्या है। सिद्धांत होता है किसी घटना को संचालित करने की जो तार्किक विवेचना होती है वही कहलाती है हमारी सिद्धांत। हम लोग जैसे कोई भी विवेचना है, केवल गणित में सिद्धांत नहीं होता, जीवन में सिद्धांत होता है, दर्शन में सिद्धांत होता है, हर जगह सिद्धांत ही सिद्धांत होता है। किसी भी चीज़ को संचालित कर रही है, अगर उसकी हम तार्किक विवेचना कर दें तो वो कहलाती है हमारी सिद्धांत अधिगम। जरा हमने एक उदाहरण, एक बड़ा फेमस उदाहरण है पाइथागोरस की प्रमेय। यहाँ पर ये इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इंग्लिश में जो भी इसे कहते होंगे, लेकिन हमने क्या है यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इस क्या बोलते हैं इसको, जो भी है इसका नाम, इसका स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है, अब गणित वाले, हम गणित के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत किसी भी चीज़ की अगर हम तार्किक विवेचना करते तो वो कहलाता है हमारा सिद्धांत कहलाता है। और इस सिद्धांत को अगर समझना सीख गए तो वो कहलाएगा हमारा सिद्धांत अधिगम। अब न्यूटन ने क्या देखा, न्यूटन ने देखा सेब गिरा, एक सेब गिरा, दो सेब गिरा। अब उन्होंने समझा कि ये सेब क्यों गिरा, उसकी एक तार्किक विवेचना कर दी। उन्होंने कहा भैया नीचे कोई है चुंबक टाइप का, उसी के कारण सेब गिर रहा है। बाद में उन्होंने बता दिया ये इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इसकी तार्किक विवेचना कर दी। तो ये तार्किक विवेचना कब करेंगे, तार्किक विवेचना करेंगे जब एक समझ विकसित हो जाएगी। और हम बस यहाँ पर इतना समझेंगे तो सिद्धांत अधिगम है, ये संप्रत्यय अधिगम के बाद है, उससे ऊपर है। ठीक है, जरा हम अपने आखिरी अधिगम को समझते हैं, समस्या समाधान अधिगम। अगर समस्या समाधान अधिगम आ गया तो व्यक्ति के अंदर समस्याओं को या अपनी समस्याओं को हल करना सीख जाएगा। बड़ा आसान सा है, देखिए सिंपल, एक एक लाइन में हम सारी बातें समझ जाएंगे। यहाँ पर किसी भी अधिगम के प्रकार की हमसे परिभाषा नहीं पूछने वाला, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर सब कुछ हम एक एक लाइन में या उससे भी कम एक एक शब्द में समझे होंगे तो हम पूरी बात समझ जाएंगे। एक बार फिर से जरा समझते हैं संकेत अधिगम क्या होता है। संकेतों के माध्यम से सीखना संकेत अधिगम। छोटे बच्चों को ऐसे बुलाया, सबसे पहले छोटा बच्चा संकेतों से सीखता है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उसके बाद धीरे धीरे उसको हम पुनर्बलन करते रहते हैं। पुनर्बलन समाज में होता है, हम खुद करते हैं, क्लास में करते हैं, हर जगह पुनर्बलन होता है, हर जगह उद्दीपक दिखाए जाते हैं कि भैया पढ़ लो, खूब अच्छे से पढ़ लो, तब ही न अच्छी शादी हुई है, अच्छी गाड़ी मिली है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं उद्दीपक दिखाया जा रहा है। तो ये हो गया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उसके बाद श्रृंखला अधिगम, जितनी अधिगम सामग्री को है श्रृंखला के रूप में अगर समझेंगे जल्दी समझ में आ जाएगा। शाब्दिक अधिगम, शब्दों को समझना, साहित्य को समझना, आम बोलचाल की भाषा को समझना। बहुविवेद अधिगम, बहुत सारे उद्दीपकों के बीच से में अपने हिसाब से उद्दीपक को चुनना और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देना, ये कहलाता है बहुविवेद अधिगम। उसके बाद संप्रत्यय अधिगम, यानी कि संप्रत्यय समझना। संप्रत्यय क्या होता है, संप्रत्यय हमने समझा रखा है किसी भी के वस्तु के बारे में, प्राणी के बारे में, स्थान के बारे में अपने विचार बनाना, संप्रत्यय अधिगम। सिद्धांत अधिगम, किसी की तार्किक विवेचना कर दी जाए या तार्किक विवेचना अगर हमने समझ ली तो वो हो गया सिद्धांत अधिगम। और समस्या का अगर समाधान कर दिया तो हम हो गए, तो हमारे अंदर हो गया समस्या समाधान अधिगम। जरा ये सब तो बातें हो गई समझने वाली। यहाँ पर हमने सबसे खास बात बताई थी कि इन 8 का हमें ऑर्डर याद रखना। जरा एक बार बताएंगे, सबसे नीचे क्या था, संकेत, सबसे ऊपर क्या था, समस्या समाधान। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सॉरी, जरा समस्या समाधान के जस्ट नीचे वाले की बात करते हैं। तो ये थी हमारे सिद्धांत और उसके नीचे थे हमारे संप्रत्यय। ऊपर से अगर हम क्या इन तीनों को याद नहीं रख सकते कि सबसे पहले संप्रत्यय, फिर सिद्धांत, फिर हमारी समस्या समाधान। ऊपर के 3 को हम ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहले समस्या समाधान, उसके बाद हमारा हो गया सिद्धांत, उसके बाद थोड़ा सा छोटा हो गया हमारा संप्रत्यय। नीचे के जरा सबको याद रखेंगे, संकेत अधिगम के बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उसके बाद श्रृंखला के बाद हो गया हमारा शाब्दिक, फिर बहुविभेद, फिर संप्रत्यय, और फिर हमारा सिद्धांत, और फिर हमारा हो गया समस्या समाधान। तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे और यहीं पर प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8। ज़रा हमें कुछ प्रश्नों के आंसर देंगे जो आए हुए क्वेश्चन हैं कि गैने ने कितने प्रकार के अधिगम दिए,
ज़रा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे फटाफट, कितने प्रकार के हुए, ठीक है। और सबसे निम्न स्तर का हमारा कौन सा अधिगम का प्रकार हुआ, निम्न स्तर का कौन सा प्रकार हुआ, और सबसे उच्च स्तर का कौन सा प्रकार हुआ, ठीक है। इसका आंसर कर देंगे। जिनका नहीं है वो लोग बाकी लोग के आंसर देख के मिला लेंगे, फिर इसका आंसर मैं खुद दे दूंगा। ज़रा इसमें एक और बताएंगे, संज्ञानात्मक संप्रत्यय कौन कौन से हैं, और इसमें बता देंगे भावात्मक नहीं, इसको बोलेंगे व्यवहारवादी संप्रत्यय कौन कौन से हैं, ठीक है। इतने प्रश्नों के आंसर सब लोग नीचे कमेंट में करेंगे, ठीक है। और दोनों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो लोग नोटबुक में लिख रहे हैं वो नोटबुक में लिख ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब लोग फटाफट लाइक कर देंगे, ठीक है।